पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। नदी के बीचों बीच एक विशाल टापू था। ये कहानी है गरीब सरजू और उसके जादुई बर्फ ढाबे की। कुछ समय पहले की बात है। सरजू टकला सेठ के ढाबे पर नौकरी करता था। सरजू ढाबे का सबसे अच्छा कुक था और उसका बनाया खाना खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। एक बात बोलूं टकला सेठ, भाई तुम्हारे ढाबा का खाना तो बड़ा ही लजीज होता है। अरे खाना ऐसे थोड़ी ना लजीज बन जाता है। मैंने बड़े ही तजुर्बेकार कुक रखे हुए हैं, तभी खाना इतना लजीज बनता है मसाला डाल के। वैसे तो सरजू ढाबे पर खाना बनाने का ही काम करता था, मगर कभी कभार जब कोई खास ग्राहक खाना खाने के लिए आता या ढाबे के नौकर छुट्टी पर चले जाते तो वो वेटर बनकर खाना परोसने का काम भी कर लेता था। एक दिन काजल नाम की एक अमीर लड़की ढाबे पर आती है। अरे काजल बेटा, तुम कहो कैसे आना हुआ मसाला डाल के? कुछ चटपटा मसालेदार खिला दो अंकल, बहुत भूख लगी है, मसाला डाल के। ये कहकर काजल टेबल पर बैठ जाती है और सरजू उसके लिए खाना लगाने लगता है। मगर तभी अचानक से काजल का हाथ गरम गरम दाल फ्राई पर जा लगता है और दाल उसके कपड़ों पर गिर जाती है। जैसे ही गरम गरम दाल उस पर गिरती है वो तुरंत चीख उठती है। You stupid! 2 कौड़ी की नौकर, देखकर काम नहीं कर सकता। ओह भाई, जला दिया। ओह। काजल की ये हालत देखकर टकला सेठ भी आपा खो बैठता है और सरजू पर चिल्लाते हुए कहता है, लड़की के साथ ऐसी बदसलूकी, मसाला डाल के, बदमाश, चल अभी के अभी निकल जा मेरे ढाबे से और आज के बाद इधर शक्ल मत दिखाना। पर ये सब मैंने जानबूझकर तो नहीं किया सेठ, इन्होंने ही हाथ मारकर दाल को गिरा दिया था। चुप कर बदमाश, यहाँ से दफा हो वरना पुलिस के इतने डंडे पड़ेंगे कि होश भूल जाएगा। टकला सेठ के ढाबे से निकाल दिए जाने पर सरजू काम ढूंढने के लिए दिन भर भटकता और शाम को हार थक कर घर लौटता। सरजू की ये हालत देखकर उसकी माँ रज्जो को बहुत दुख होता और वो भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, हमें कोठी बंगले मोटर कार नहीं चाहिए, बस पेट भरने के लिए रोटी मिल जाए। इसीलिए मेरे बेटे की मदद कर दो, उसे कोई रोजगार दिला दो। एक दिन सरजू काम ढूंढने के लिए घर से निकला तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सरजू शहर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बर्फ की कुछ सिल्लियों पर आग जलाकर बैठा था और खाना पकाने की कोशिश कर रहा था। ये नजारा देखकर सरजू हैरत में पड़ जाता है। कमाल है, आसमान से आग बरस रही है और ये बूढ़ा बर्फ की सिल्लियों पर आग जलाकर खाना पका रहा है। ऊपर से ना तो सिल्लियां पिघलकर पानी बन रही है और ना ही बूढ़े को गर्मी सता रही है। यही सोचते सोचते सरजू बूढ़े के पास पहुंच जाता है और बूढ़ा उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मेरे लिए खाना पका सकते हो बेटा? खाना तो मैं बहुत पका दूंगा बाबा, पर पहले आप ये बताओ कि आप बर्फ पर बैठकर क्यों बना रहे हैं और बर्फ गर्मी से पिघल क्यों नहीं रही? ये सुनकर बूढ़ा हंसने लगता है और सरजू को बताता है, ये जादुई बर्फ है बेटा, मैं जब तक इसे पिघलने के लिए ना कहूँगा ये पिघलना शुरू ना करेगी। और इसके ऊपर बैठने से आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है क्या? इस पर बैठने से सिर्फ ठंडक मिलती है और गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। चाहो तो आओ बैठकर देखो। बूढ़े के ये कहते ही सरजू बर्फ पर चढ़कर बैठ जाता है और फिर जैसे ही बर्फ के संपर्क में आता है उसे गर्मी का एहसास होना ही बंद हो जाता है। साथ ही बर्फ पर बैठकर ठंडे बिस्तर जैसा आनंद आता है। ये चमत्कार देखकर सरजू एकाएक ख्यालों में खो जाता है। अगर ऐसी बहुत सारी बर्फ मुझे मिल जाए तो मैं बर्फ का ढाबा बनाऊं और लोग तपती गर्मी में बर्फ के ठंडे ठंडे ढाबे में खाकर खुश हो जाएं। क्या सोच रहे हो बेटा? अब कुछ नहीं बाबा, लाओ मैं आपके लिए खाना बना दूं। ये कहकर सरजू बर्फ पर बैठकर खाना बनाता है और फिर बूढ़े को खाना खिलाता है। बूढ़ा खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है और सरजू से कहता है, बेटा तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया, खाकर आनंद आ गया। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहिए? बर्फ का आलीशान ढाबा चाहिए क्या? ये सुनकर तो सरजू चौंक ही जाता है। आपको कैसे पता चला बाबा कि मैं बर्फ का ढाबा बनाने की सोच रहा था? मैं हिमलोक का फरिश्ता हूँ बेटा, मैं मन की बात को पढ़ लेता हूँ। तुम भले आदमी हो और तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ये कहकर हिमलोक का फरिश्ता अपने झोले से कुछ सफेद दाने निकालकर सरजू को देता है और उसे कहता है,
ये जादुई बर्फ के दाने हैं बेटा। जहाँ भी बर्फ का ढाबा बनाना चाहो वहीं इन्हें जमीन पर डाल देना। सरजू को बीज देकर वो चला जाता है और फिर सरजू उन बीजों को अपने घर के पास ही एक जगह पर डालता है। बीज जैसे ही जमीन को छूते हैं, जमीन से बर्फ निकलने लगती है और देखते ही देखते बर्फ का ढाबा बन जाता है। अरे ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। ईश्वर की दया से अब तू जरूर कामयाब हो जाएगा। पर ढाबा चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए माँ। उसकी तो चिंता मत कर, मैंने तेरी बहू के लिए सोने के कंगन बनवा रखे हैं। बहू तो तू लाया नहीं, तो अब तेरे काम आ जाएंगे। सरजू सोने के कंगन बेचकर बर्फ का ढाबा चलाने लगता है और देखते ही देखते उसका बर्फ ढाबा लोगों के लिए करिश्मा बन जाता है। तपती गर्मी में बर्फ के ढाबे में बैठकर सरजू का बनाया लजीज खाना खाकर लोग फूले नहीं समाते। वाह भाई सरजू, तेरा बर्फ ढाबा तो जन्नत है, जन्नत। ऐसी बर्फ तो कश्मीर के पहाड़ों में भी न होगी जैसी यहाँ तेरे ढाबे में है। शहर में बर्फ ढाबे के खुलते ही टकला सेठ का ढाबा ग्राहकों के नाम पर वीरान होने लगता है, तो वो बौखला उठता है। जैसे देखो बर्फ ढाबे में खाना खाएगा, जैसे देखो बर्फ ढाबे में खाना खाएगा मसाला डाल के। अबे कमबख्त सरजू, लगता है तेरे बर्फ ढाबे को पानी में मिलाना ही पड़ेगा मसाला डाल के। यही सोचकर टकला सेठ सरजू से दुश्मनी करने लगता है और अपने बदमाशों को बुलाकर कहता है, बर्फ ढाबे को जला नहीं सकते पर गला तो सकते हैं ना, मसाला डाल के। अबे गरम गरम खौलते पानी से भरा टैंकर लेकर आओ और उस सरजू का बर्फ ढाबा पानी में मिलाकर वापस आओ, समझे, मसाला डाल के। ठीक है सेठ, आज रात कोई उस बर्फ का ढाबा को पानी का जौहर में बदल देगा अपन। ये कहकर टकला सेठ के बदमाश रात होते ही सरजू के बर्फ ढाबे पर गर्म खौलते पानी के फव्वारे छोड़कर उसे पिघलाने की कोशिश करते हैं, मगर बर्फ ऐसी थी कि खूब गर्म पानी से भी ना पिघली। अबे ये तो कोई जादुई बर्फ लगता है भाई, ये नहीं गलने वाला, इसलिए वापस चलो। इस तरह टकला सेठ अपनी कोशिश में नाकाम रह जाता है और फिर माथा पीटने लगता है। यही हाल रहा तो मुझे ही सरजू के ढाबे में नौकरी करने की नौबत आ जाएगी मसाला डाल के। टकला सेठ ये कह ही रहा था कि तभी उसके ढाबे पर एक आदमी आता है और उसे एक पोस्टर दिखाते हुए कहता है, ये देखो शहर में सब ढाबे वालों के बीच खाना बनाने की प्रतियोगिता हो रही है। जो ढाबा इस कॉन्टेस्ट में प्रथम आएगा उसे हमारी कंपनी की तरफ से रोज 500 लोगों का खाना बनाकर पैक करने का ऑर्डर मिलेगा। ये सुनकर तो टकला सेठ फूला नहीं समाता। बाहर में जाए बर्फ का ढाबा, मुझे तो बस ये ऑर्डर मिल जाए। मुझसे अच्छा खाना तो वो सरजू कभी बना ही नहीं सकता मसाला डाल के। खाना बनाने के इस कॉन्टेस्ट में शहर के सभी ढाबे वाले भाग लेते हैं, मगर टकला सेठ की नजर सरजू पर ही बनी रहती है। अब देखना बच्चों, मेरा खाना प्रथम आया तो तेरे बर्फ ढाबे की तो बैंड ही बज जाएगी। मेरे ढाबे का शहर भर में नाम रोशन हो जाएगा। मगर यहाँ भी टकला सेठ का भाग्य काम नहीं कर पाता। सरजू का खाना सबको पसंद आता है और वो ऑर्डर उसके बर्फ ढाबे को ही मिलता है। इस तरह धीरे धीरे सरजू की आमदनी बढ़ती जाती है और वो बर्फ ढाबे के साथ साथ कई होटल और रेस्टोरेंट्स का मालिक बन जाता है। और फिर एक दिन काजल उसके पास आती है। उस दिन मैंने आपको टकला सेठ के ढाबे से निकलवा कर अच्छा नहीं किया। शायद मैं आपको पहचान नहीं पाई, पर अब मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। इससे पहले कि सरजू कुछ कहता, रज्जो आ जाती है और काजल से कहती है, बेटी अगर तुम उस दिन इसे टकला सेठ के ढाबे से न निकलवाती तो आज ये इतना बड़ा आदमी कभी न बन पाता। इसीलिए इसकी कामयाबी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। फिर ये तुमसे शादी करने से मना कैसे कर सकता है। इस तरह रज्जो के कहने पर सरजू काजल से शादी कर लेता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।